हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। और ये वीडियो लेक्चर नंबर 8 इन काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कंपैरिजंस बिटवीन एब्सोल्यूट मोशन एंड रिलेटिव मोशन। आप ये दोनों टर्म वेक्टर में भी एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेक्टर पढ़ते हुए पढ़ चुके हैं मेरे साथ, है ना। फिर भी उस चीज़ को हम लोग काइनेमेटिक्स में भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा स्ट्रेट लाइन मोशन है जहां हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव मोशन का डिस्टिंक्शन करने वाले हैं अबाउट इट्स एप्लीकेशन। उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कहाँ एब्सोल्यूट मोशन लगाना चाहिए और कहाँ रिलेटिव मोशन लगाना चाहिए, ये दोनों बात में हम लोग कई बार आर्गुमेंट करेंगे, कई बार हम लोग दोनों का अंतर समझेंगे और ये प्रयास करेंगे समझने में कि कौन सा सिचुएशन में हमें एब्सोल्यूट काइनेमेटिक्स से प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेहतर होता है, कहाँ रिलेटिव काइनेमेटिक्स से, और उसका वजह क्या है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा जनरल क्वेश्चन भी है। अगर आप दोनों चीज़ को भली भांति समझते हैं, कंपैरिजन समझते हैं उसका एनालिटिक्स, है ना, तो तब आपको बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा सिचुएशन में कौन सा प्रॉब्लम आपको एब्सोल्यूट फ्रेम में सॉल्व करना चाहिए, कौन सा रिलेटिव फ्रेम में सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक आपको स्मूथनेस देगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एबिलिटी, है ना, आप में ग्रो कराएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लें, एब्सोल्यूट काइनेमेटिक्स क्या होता है, रिलेटिव काइनेमेटिक्स क्या होता है, और फिर उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ एब्सोल्यूट काइनेमेटिक्स एप्लीकेबल है, कहाँ रिलेटिव काइनेमेटिक्स एप्लीकेबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो टुडेज वीडियो लेक्चर नंबर 8। ये वीडियो लेक्चर नंबर 8 हो गया। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एब्सोल्यूट काइनेमेटिक्स एंड रिलेटिव काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले जब हम लोग एब्सोल्यूट काइनेमेटिक्स का बात करते हैं तो मतलब बात बहुत क्लियर हो जाता है कि हम लोग कौन सा मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा मोशन जिसका ऑब्जर्वर रेस्ट में है। एब्सोल्यूट काइनेमेटिक्स इसके पहले भी बोले हैं फॉर फिक्स्ड और स्टैटिक ऑब्जर्वर, फॉर स्टैटिक ऑब्जर्वर, है ना। ये किसके लिए है, ये कौन सा केस के मोशन को हम लोग एब्सोल्यूट काइनेमेटिक्स कहते हैं। यस, जहां ऑब्जर्वर ऑफ द सिचुएशन फिक्स्ड है यानी अनमूव्ड है, या किसी एक पोजीशन में रेस्ट में है यानी स्टैटिक है। ठीक है, और रिलेटिव काइनेमेटिक्स, जब हम रिलेटिव काइनेमेटिक्स का वर्ड का यूज करते हैं तो फिर से हम लोग क्या समझते हैं, दिस इज फॉर मूविंग ऑब्जर्वर। जब हम लोग ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ही बात है, जब आप ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इन अ स्टेट ऑफ मोशन लेते हैं तब हम लोग जो काइनेमेटिक्स के बारे में बात करते हैं वो कौन सा काइनेमेटिक्स होता है, वो रिलेटिव काइनेमेटिक्स यानी रिलेटिव मोशन। तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा सा उसका आपका क्या बोलते हैं डेफिनेशन नहीं लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं उतना आपसे बात कर चुका हूँ इसके बारे में। फिर भी एक बार, है ना, रिवाइज करा दे रहा हूँ वो मेन कैप्शन, मेन पॉइंट, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पे हम लोग एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन को अलग कर सकते हैं, दो कैटेगरी का बना सकते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी है एब्सोल्यूट मोशन, दूसरा है रिलेटिव मोशन। फिर से कहेंगे एब्सोल्यूट मोशन इज फॉर स्टैटिक स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर, और रिलेटिव मोशन कहने का मतलब है जैसे ये एक मान लो कार है, ठीक है, दिस इज अ कार जिसका मोशन है इस डायरेक्शन में, ये मान लो v0 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से मूव कर रहा है। कार को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ए, कार को नेमिंग किया किससे, ए से। अब मान लो मैं बी एक ऑब्जर्वर लिया और सी एक ऑब्जर्वर लिया। ठीक है, अब स्टेट ऑफ बी को लिया एट रेस्ट, बी को रेस्ट में लिया, और सी का खुद का एक मोशन v मीटर पर सेकेंड लिया। ये मूविंग ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये मूविंग बॉडी है। तो बी एक ऑब्जर्वर है, सी एक ऑब्जर्वर है। इसका सिंपल सा मतलब है, पहला पॉइंट व्हेन ए विल बी ऑब्जर्व्ड बाय बी इट इज एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है,
when motion of A observed by B is absolute motion, है ना। यही तो मैं लॉजिक में भी कहा कि पहला पॉइंट जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है एब्सोल्यूट मोशन का, क्या लिखा है इसमें कि जहां भी ऑब्जर्वर फिक्स्ड होगा या स्टैटिक ऑब्जर्वर होगा तो बाय द स्टैटिक ऑब्जर्वर किसी भी मूविंग बॉडी का, कोई भी मूविंग बॉडी का, अगर आप मान लो रोड से एक कार मूव कर रहा है और आप रोड के बगल में खड़े हो स्टेट ऑफ रेस्ट में, सो देन व्हाट यू कैन सी इज द रियल मोशन, दैट इज द एब्सोल्यूट मोशन ऑफ ए, है ना। जब आप खुद स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं, आप खुद आगे भी नहीं बढ़ रहे, पीछे भी नहीं बढ़ रहे, लेफ्ट राइट कोई भी जगह चेंज नहीं कर रहे, एक ही जगह फिक्स्ड है, तो यानी कि बी अगर फिक्स्ड है, ये मान लो एक रोड है, ठीक है ना, ये एक रोड बना दिया चलो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो रोड साइड में बी खड़ा है, बी जो है एट रेस्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी 0 है, तो बी से ए को देखेंगे तो इट विल बी द एब्सोल्यूट मोशन ऑफ ए, तो यानी कि इसको लिखेंगे वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सो दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, चूंकि वी बी 0 है तो इसका मतलब ये वी ए ही है, तो जो ए का ओरिजिनल वेलोसिटी है वही वी ए बी होगा। क्यों? कारण है सिंस वेलोसिटी ऑफ बी बीइंग द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ठीक है। वही अगर इसका दूसरा पॉसिबिलिटी पे बात करें, when motion of A as observed by C, it will be a relative motion when motion of A as observed by C। अब C से देखेंगे A का मोशन को, तो अब जो A का जो मोशन C को दिखेगा वो मोशन हो जाएगा बाई द C, इट विल बी अपीयरिंग एज इट इज एन रिलेटिव मोशन, तो तब उसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ C, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ C, अब मान लो दोनों का सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी ऑफ A है v0, वेलोसिटी ऑफ C है v, तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ VAC इज जस्ट नॉट इक्वल टू v0, यानी C भले ही A को देख रहा है, A का ओरिजिनल मोशन v0 है, लेकिन C A को v0 से जाते हुए नहीं देखेगा, जबकि देखेगा v0 माइनस v। इसका मतलब ये होता है कि जब मूविंग ऑब्जर्वर देखता है ना बाई C, देखो ये A था, तो A का A है, लेकिन वही जब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C होगा तब वो v0 माइनस v दिखेगा, किसको? टू द ऑब्जर्वर C, यानी कि जब हम मूविंग ऑब्जर्वर को लेते हैं, जब मूविंग ऑब्जर्वर से देखते हैं तब विथ रिस्पेक्ट टू C इट अपीयर्स टू बी, यानी कि हम C से देख रहे हैं ना, C खुद मोशन में है, तो उसको लिखेंगे apparently C is at rest, C खुद को रेस्ट में पाएगा apparently। C तो एक्चुअली मूव कर रहा है, लेकिन C को अपना मोशन का एहसास ही नहीं होगा, C को लगेगा ही नहीं कि वो मूव कर रहा है, और वो A को v0 माइनस v से आगे जाते हुए देखेगा, यानी कि C का जो अपना वेलोसिटी है वो VA को डिफाइन करने में यूज़ हो जाएगा, जो कि होगा VAC v0 माइनस v। समझ रहे हैं कि नहीं? तो C जो कि मूविंग ऑब्जर्वर है, तो विथ रेस्पेक्ट टू C A appears to be moving rightward with velocity v0 माइनस v, ठीक है। और C खुद को कैसे फील करेगा? C का खुद का अपना एहसास होगा एज इफ
इट इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट। सी खुद को स्टेट ऑफ रेस्ट में फील करेगा। सी को एहसास ही नहीं होगा कि वो खुद भी मूव कर रहा है, वो खुद अपने आप को स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने के बारे में सोचेगा। वो सोचेगा कि वो खुद रेस्ट में है और उसको लगेगा कि ए इज मूविंग राइटवर्ड विद द वेलोसिटी v नॉट माइनस v। तो हमेशा जब भी एक मूविंग ऑब्जर्वर से किसी भी बॉडी को देखेंगे, है ना, जब भी एक मूविंग ऑब्जर्वर से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट कभी भी अपने ओरिजिनल वेलोसिटी के साथ नहीं दिखेगा। किसको नहीं दिखेगा? मूविंग ऑब्जर्वर को। यानी कि मूविंग ऑब्जर्वर को दूसरा मूविंग बॉडी कभी भी उसका ओरिजिनल वेलोसिटी पे नहीं दिखेगा। जो भी दिखेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी ही दिखेगा उसको, और ड्यूरिंग दैट ऑब्जर्वेशन मूविंग बॉडी विल बी अपरेंटली एट रेस्ट। ठीक है, ये है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मोशन एंड रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेंगे, एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन में बेसिक अंतर क्या है। अंतर ये है कि एब्सोल्यूट मोशन में हमारा स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर अनमूव्ड है, यानी ऑब्जर्वर का खुद का पोजीशन अनमूव्ड है। लेकिन रिलेटिव मोशन क्या है, यानी कि स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर जो कि खुद एक मूविंग बॉडी है, उसका खुद का चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है, ऑब्जर्वर का खुद का पोजीशन चेंज हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई अ मूविंग ऑब्जर्वर cannot see the real motion of that particular object, जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे कि ए को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो ए कभी भी रियल वेलोसिटी से जाते हुए नहीं दिखेगा। किसको? मूविंग ऑब्जर्वर को, यानी कि यहाँ सी को कभी भी ए अपने ओरिजिनल, अब ये जो ऑब्जर्वर सी है क्या उसको हमेशा ए v नॉट माइनस v में ही जाते हुए दिखेगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा कि सी का खुद का मोशन कब किधर है। डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सी विल मेक ए मूविंग विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। सी के अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अलग अलग डायरेक्शन ऑफ मोशन के रेस्पेक्ट से, मान लो सी को अगर 3-4 एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया, ए को कॉन्स्टेंटली v नॉट मीटर पर सेकेंड लेफ्ट टू राइट मान लो हॉरिजेंटली मूव कराया जा रहा है, और सी को कहा गया है कि बीइंग अ मूविंग ऑब्जर्वर उसको 3-4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है। एक बार वो खुद v से उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर कार है, दूसरी बार मान लो वो उल्टा जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कोई एक एंगल पे जाएगा। तो सी जितना अपना अलग अलग वेलोसिटी के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, हर बार उसको डिफरेंट रिजल्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी ऑब्जर्व होगा। हर वो डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ सी की वजह से उसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया ए का वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी इज नेवर द करेक्ट थिंग, इट इज ऑलवेज एन एपरेंट, एक वर्चुअल ऑब्जर्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग ऑब्जर्वर। वर्चुअल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सी ए का मोशन को देखेगा उधर ए का मोशन है ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं बात? तो देखो, जैसे कि मैं कह रहा था कि ए का जो वेलोसिटी ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो लगातार डिफरेंट वेलोसिटी के हिसाब से देखा जा सकता है फ्रॉम सी, प्रोवाइडेड सी का अगर खुद का डायरेक्शन वेरी कर रहा है। तो उसको समझने के लिए मैं 2-3 केसेस आपको बताता हूँ जहाँ मैं ए का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, है ना, दोनों को सेम रखता हूँ, और सी का मैंने मान लो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड को सेम रखा लेकिन डायरेक्शन को लगातार बदलता रहा। तो रिजल्ट ऑफ VAC हमें किस तरह से देखने को मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 1, ठीक है ना, केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं, जहां ये है ए जिसका एक्चुअल वेलोसिटी है v नॉट मीटर पर सेकेंड। अब मान लो ये है सी को अब मैं एक केस में इधर लिया v, ठीक है। इसका ऑब्जर्वेशन रिजल्ट को देखेंगे। केस नंबर 2 फिर से ए का मैंने वही डायरेक्शन ऑफ मोशन रखा v नॉट मीटर पर सेकेंड इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। अब मैं सी को बीइंग एन ऑब्जर्वर इज मूविंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए,
इसका भी रिजल्ट देखेंगे, है ना। और एक और केस ले लेते हैं, केस 3। हालांकि इसको केस 4 कह सकता हूँ, इसको 2, 3, 4 क्योंकि प्रीवियस जो किए हैं उसको वो भी तो एक केस है। चलो फिर भी तो ये है ए, फिर से वही वी नॉट। मैंने तीनों ही केसेस में यहाँ फिलहाल तीनों ही केसेस में मैंने ए का मोशन को देखो अनचेंज रखा है और सी को लगातार मैं चेंज करा रहा हूँ। अब मान लो मैं सी को ऐसे इस डायरेक्शन पे लिया, ये मान लो एक 60 डिग्री एंगल है V। तो समझ रहे हो, तीनों केस में सी का अलग अलग डायरेक्शन है, भले मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर सी बीइंग एन ऑब्जर्वर एक ही स्पीड से तीनों केस में मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट है। और बेस्ड ऑन द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर सी, आई वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट ऑब्जर्व्ड रिजल्ट। तीनों केस का रिजल्ट कैसे डिफरेंट होगा, जबकि ऑब्जर्व करने वाला बॉडी जिसको ऑब्जर्व किया जाता है वो सेम है, जिसके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है वो भी सेम है। सिर्फ अंतर ये है कि जो ऑब्जर्व करने वाला बॉडी, जो ऑब्जर्वर है, उसका सिर्फ मैंने डायरेक्शन डिफरेंट लिया तीनों केस में। तो रिजल्ट कैसे डिपेंड होगा देखो, इस केस में मैं VAC कैलकुलेट करूंगा तो एज यूजुअल द कैलकुलेशन विल बी VA माइनस VC, तो वो हो जाएगा V नॉट माइनस ऑफ माइनस V। कारण है मैं अगर राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस फ्रेम लूँ तो ऑब्वियसली उससे उल्टा मेरे को नेगेटिव लेना होगा। तो बेसिक फार्मूला क्या है, VA माइनस VC, तो VA इज V नॉट राइटवर्ड उसलिए पॉजिटिव, माइनस VC का ये माइनस तो कन्वेंशनल साइन है ऑफ द इक्वेशन, और VC जो कि V स्पीड से लेफ्टवर्ड जा रहा है उसको माइनस V ले लिया, तो कितना हो गया, ये हो गया V नॉट प्लस V। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आया तो मैं राइटवर्ड लिख सकता हूँ, इतना राइटवर्ड वो दिखेगा उसको, यानी कि C को लगेगा कि A appears to be moving with this speed in the rightward direction। यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट अरेंजमेंट हुआ, इस कैलकुलेशन का जो इक्विवेलेंट अरेंजमेंट हुआ वो ऐसा है कि अब VAC जो है इस डायरेक्शन में V नॉट प्लस V मीटर पर सेकेंड में जाते हुए दिख रहा है, जबकि ऑब्जर्वर C एपरेंटली एट रेस्ट, C एपरेंटली खुद को रेस्ट में समझ रहा है और समझ रहा है कि शायद A जो है वो राइटवर्ड जा रहा है विद दिस मच वेलोसिटी। जबकि प्रीवियस केस में भी बाई द C ऑब्जर्वेशन जब हुआ था तब क्या था कि C was apparently static and it felt that as if A was moving with magnitude V naught minus V in the rightward। अब वही C को लग रहा है कि now the object is moving, यानी A यानी कार is moving rightward with much faster speed V naught plus V, जबकि दोनों ही केस में V naught यानी कि speed of the car and the direction of the motion of the car remains unchanged। सिर्फ C ने अपना डायरेक्शन को चेंज किया और उसकी वजह से उसको डिफरेंट रिजल्ट दिखने लगा। नाउ इन दिस केस अगेन कैलकुलेशन ऑफ VAC, दिस विल बी एज सेम VA माइनस VC। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, VA प्लस ऑफ माइनस VC का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो हमको VA का डायरेक्शन एज इट इज़ रखना है, तो देखो VA एज इट इज़ है, ये मान लो A है, तो VA इज़ एज इट इज़ V नॉट, और C जो एक्चुअली ऊपर है तो हमको ऐड करना है माइनस VC के साथ, तो माइनस VC इधर होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस VC, जिसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू V ओनली। तो जो पैरेललोग्राम बन रहा है ये हो जाएगा हमारा एडिशन, कारण VAC जिसको मैं निकालना चाह रहा हूँ, जो रिलेटिव वेक्टर जिसको निकालना चाह रहा हूँ, वो इस रीअरेंजमेंट के बाद कॉन्सेप्चुअली ये कहा जा सकता है ये एडिशन ऑफ VA एंड माइनस ऑफ VC है। एडिशन ऑफ VA एंड माइनस ऑफ VC, पॉजिटिव VA को नेगेटिव VC के साथ जोड़ने पे, वेक्टोरियली जोड़ने पे VAC मिल सकता है। तो देखो पॉजिटिव VA को नेगेटिव VC, कारण एक्चुअल VC ऊपर था ना, तो नेगेटिव VC यानी ऑपोजिट डायरेक्शन ड्राइंग VC और पॉजिटिव VA दोनों को कोइनिशियल बनाया तो पैरेललोग्राम बनाया, तो ये रिजल्टेंट यानी कि ये हो गया हमारा
सो कॉल्ड VAC। तो यहाँ मॉड ऑफ VAC फिर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ VAC हो जाएगा रूट अंडर V0 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो cos 90 0, तो इसलिए वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो इतना मीटर पर सेकेंड कितना एंगल पे मान लिया अल्फा। तो अब देखो VAC का रिजल्ट डिफर कर गया मैग्नीट्यूडिकली एज वेल एज डायरेक्शन वाइज, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। यानी कि अब मान लो, और मैं इसी ऑब्जर्वेशन को C से अगर देखना चाहूँ तो ऐसे दिखेगा, C यहाँ है अपेरेंटली रेस्ट, ये हमारा A था, तो जो कार है वो कार को अब इस डायरेक्शन में जाते हुए देखेगा विद VAC मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द ओरिजिनल पाथ ऑफ VA का जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन है उस डायरेक्शन में नहीं जाते हुए देखेगा, बल्कि उससे अल्फा एंगल बनाते हुए एक पाथ है, उस पाथ में VAC का अपीयरेंस दिखेगा, किसको, C को। फिर से यहाँ C क्या है, अपेरेंटली एट रेस्ट, यानी हर केस में मूविंग ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में फील करेगा और जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है उसको रिलेटिव वेलोसिटी के सहारे ऑब्जर्व करते हुए उसको दिखेगा, समझ रहे हो कि नहीं। द सेम आर्गुमेंट आई कैन डू इट हेयर ऑल्सो, अगेन सेम कैलकुलेशन, VAC निकालना है तो दैट इज VA माइनस VC, है कि नहीं। बेसिक मेथड तो एक ही है, बेसिक मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग रिलेटिव वेक्टर में कोई अंतर नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि जिस बॉडी का वेलोसिटी निकालना है दैट माइनस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यही तरीका है रिलेटिव वेक्टर को निकालने का। अब उसके बाद हम एडिशन फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट कर ही सकते हैं। तो वी कैन राइट डाउन दिस इज VA प्लस ऑफ माइनस VC। तो अब मैं अगर एज पर पैरेललोग्राम लॉ A इज मूविंग विद VA दैट इज V0 इन दिस डायरेक्शन, एक्चुअल C देखो ऐसे है तो नेगेटिव C हमको चाहिए क्योंकि वी आर एडिंग पॉजिटिव VA विथ नेगेटिव VC। तो नेगेटिव VC का भी मॉड वही होगा जो VC का है, दैट इज V। अब देखो ज्योमेट्री वाइज इसको अगर मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, इफ आई कंप्लीट द पैरेललोग्राम देन दिस विल बी द रिजल्टेंट, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सो कॉल्ड VAC। बात समझ में आ रहा है। अब जो है VAC को फिर एक इस तरह का ज्योमेट्री में दिख रहा है। अब ज्योमेट्री वाइज जो है मैं ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री लिया हूँ तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। जो एंगल बिटवीन टू को इनिशियल वेक्टर VA एंड माइनस VC, कारण एडिशन किसके बीच में हो रहा है, देखो पॉजिटिव VA और नेगेटिव VC के बीच में। तो जब हम VAC का मॉड निकालेंगे इस सिचुएशन का जो रिजल्टेंट जो कि एक्चुअल सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी है उसका जब मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो होगा V0 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2V0 इंटू V इंटू कॉस 120, फॉर्मूला यही है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ वही क्या देखो ये A ये B है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B इंटू कॉस 120, तो कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है सबको पता है -12। तो यानी कि ये हो जाएगा V0 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, और यहाँ अगर 2 और ये -12 करेंगे तो माइनस V0 इंटू V, 2 तो कट जाएगा ऊपर नीचे। तो इतना हो गया हमारा रिलेटिव वेक्टर, ठीक है। इनफैक्ट अगर ज्योमेट्रिकली मैं डायरेक्शन का बात करूँ, इस बार इस एंगल को मैं बीटा अगर कहता हूँ तो हम लोगों को वेक्टर का याद है ना, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर्मूला क्या था, tan ऑफ द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट यानी डायगोनल विथ एनी वन ऑफ द एडजेसेंट साइड। तो वही लिखे, बीटा एज्यूम किए डायगोनल का किसके साथ, विद द वेक्टर VA। तो tan बीटा विल बी इक्वल टू दूसरा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड V इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाई V0 प्लस V cos 120।
ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन डिफाइनिंग एंगल फॉर द रिलेटिव वेक्टर। तो देखो मैंने जैसे कहा था, जो थ्योरेटिकली मैंने कहा कि अगर किसी सिचुएशन में द वेक्टर टू बी ऑब्जर्व्ड, जिस वेक्टर को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो अगर अनचेंज्ड है, लेकिन सिचुएशन में अगर ऑब्जर्वर का स्टेट ऑफ मोशन यानी आइदर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जर्वर इन समहाउ चेंजेस द वेलोसिटी वेक्टर, ऑब्जर्वर का जो खुद का वेलोसिटी है वो अगर चेंज होता रहे, वो चेंज दो तरह से हो सकता है। वेलोसिटी इज आइडेंटिफाइड बाय बोथ कैरेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसीलिए अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कस नहीं किया, डायरेक्शन वाइज डिस्कस किया कि अगर ऑब्जर्वर का खुद का वेलोसिटी, देखो तीनों केस में मैं भी रखा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ मैं डायरेक्शन को अगर बदलता रहता हूँ तो बाय द सेम ऑब्जर्वर तीन अलग अलग केस में ए को अलग अलग वेलोसिटी से और अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए देखेगा। पहला में वो देख रहा है वी नॉट प्लस वी, दूसरा में देख रहा है रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और थर्ड में देख रहा है अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी नॉट बी। तो समझ में आ रहा है कि एक ही सिचुएशन में कितना डिफरेंट रिलेटिव वेक्टर बन सकता है, और वो सभी रिलेटिव वेक्टर एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? कारण ऑब्जर्वर हर सिचुएशन में डिफरेंट है। भले ऑब्जर्विंग बॉडी इज कंटिन्यूसली मेंटेन्ड एज सी, लेकिन वो अपना इंफॉर्मेशन गलत तीनों केसेस में डिफरेंट बता रहा है। कभी बता रहा है कि वो लेफ्ट जा रहा है, कभी परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ ए, कभी मेकिंग 60 डिग्री विद द एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए। तो इस तरह से ऑब्जर्वर का जैसे जैसे वेलोसिटी इंफॉर्मेशन बदलता गया बाय द चेंजिंग ऑब्जर्वेशन स्टेटस, ऑब्जर्वेशन भी डिफरेंट होने लगा। तो ये है रिलेटिव वेक्टर को समझना, रिलेटिव काइनेमेटिक्स के बारे में बात करना, ठीक है। तो रिलेटिव काइनेमेटिक्स का वही मतलब होता है कि जहां ऑब्जर्वर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों वेरी करता है, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों में कोई एक वेरी करे, यहाँ तो मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर वेरी नहीं कराया, सिर्फ डायरेक्शन वेरी कराया, तो तभी मेरे को मूविंग बॉडी का यानी कार ए का जो तीनों केस में या कहे चारों केस में, इसके पहले वाला केस को भी अगर इन कंटिन्यूएशन रखे तो चारों केस में ऑब्जर्वर ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल किया, और उसके वजह से चारों ही केस में उसके द्वारा किया गया ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो गया। गॉट माई पॉइंट? तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस तरह से डिटेल हर एक चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ते हो, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप हड़बड़ा के पढ़ोगे, शॉर्टकट में पढ़ोगे, कम समय में पढ़ना चाहोगे तो फिर आपके पास तो एक चीज़ को समझने के लिए पूरा है ना एनालिसिस नहीं है। आप जितना आपके सामने परोसा जाएगा कंटेंट, आप उसको रट्टा मार के पार कर दोगे। तो लेकिन मैं रिपीटेडली एक ही बात कहता हूँ कि रट्टा मार फिजिक्स से है ना आपका काम आगे के लिए नहीं चल सकता है। आपका काम आगे के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग के सहारे ही आगे बढ़ सकता है। इसीलिए आप कभी भी कॉन्सेप्ट से बाहर जाके बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके।